हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NSAIDs ड्रग यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो कंप्लीट फार्मेकोलॉजी सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कंप्लीट फार्मेकोलॉजी के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिएगा बात करते हैं NSAIDs क्या है। तो ये एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है जिन्हें हम लोग नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक या फिर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक भी कहते हैं या फिर COX-2 इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हम लोग बात करें कि ये NSAIDs ऐसी ड्रग्स है जो कि नॉन स्टीरॉयडल क्वालिटी रखती है फिर भी एंटी इन्फ्लामेटरी है। बेसिकली स्टीरॉइड्स का कैपेसिटी होता है कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। स्टीरॉइड जैसे बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड या सुनो जैसे मिथाइल प्रेडनिसोन, इस तरीके की जो मेडिसिन आती है उनका फीचर होता है एंटी इन्फ्लामेटरी होना, ठीक है। लेकिन ये ड्रग्स ऐसी ड्रग्स है जो कि स्टीरॉइड नहीं है, नॉन स्टीरॉइड, फिर भी एंटी इन्फ्लामेटरी कैपेसिटी रखती है, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं NSAIDs। इसके अलावा इनके अदर नेम की बात करें तो इन्हें हम लोग नॉन नार्कोटिक भी कहते हैं, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नॉन नार्कोटिक इसलिए कहा क्योंकि नार्कोटिक जैसे कि बात करें ओपियोइड्स, यस और नो, तो ओपियोइड्स में जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रामाडोल वगैरह आते हैं, वैसे हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। तो वो ड्रग्स जो होती है वो एनाल्जेसिक कैपेसिटी रखती है, वो नार्कोटिक होती है। लेकिन ये विदाउट नार्कोटिक होते हुए भी, नॉन नार्कोटिक होते हुए भी एनाल्जेसिक है, इसलिए इन्हें हम लोग नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक भी कहते हैं। और ये एक एंजाइम जिसे कॉक्स एंजाइम कहा जाता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम कहा जाता है, उसे ब्लॉक करती है, जिसके मैकेनिज्म हम लोग आगे सीखने वाले हैं। इस वजह से इन्हें कॉक्स इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी NSAIDs को बेसिकली हम लोग कॉक्स इनहिबिटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है? कॉक्स। अब कॉक्स क्या काम आता है वो कंप्लीट हम लोग आगे मैकेनिज्म में समझने वाले हैं। तो चलिएगा बात करते हैं। NSAIDs अपने बॉडी के अंदर 3A इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी, पहला तो यही हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी। इसके अलावा एंटी पायरेटिक यानी फीवर को कम करती है, और एनाल्जेसिक इफेक्ट यानी कि दर्द को कम करती है, ठीक है। तो 3A इफेक्ट में अपने पास आ जाएंगे एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट जो कि हाई डोज में प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा एंटी पायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी, फीवर को ठीक करने के लिए भी इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, और एनाल्जेसिक यानी पेन को, दर्द को ठीक करने के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ये मेनली दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती है, एक तो पेरिफेरल मैकेनिज्म और एक सेंट्रल मैकेनिज्म। सेंट्रल मतलब CNS पे इफेक्ट करके। तो ध्यान रखिएगा इनका प्राइमरी एक्शन है वो, NSAIDs का जो प्राइमरी एक्शन है वो होता है पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म, जिसके अंदर वर्क करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को ये रोकती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को ये रोकती है, आगे बताने वाला हूं, ठीक है। दूसरा जो सेकेंडरी एक्शन है वो इनका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS पे ये इफेक्ट डालती है। CNS पे सब कोर्टिकल रीजन में, देखिए CNS में आगे चीज दो पॉइंट बताएंगे आप। एक तो होता है सब कोर्टिकल रीजन, सब कोर्टिकल रीजन के अंदर पेन स्टिमुलाई को कम करती है। दूसरा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो कि हमें पता है हाइपोथैलेमस जो है, अपने बात करें बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सेंटर होता है, तो इसलिए फीवर को कम करने के लिए इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आगे हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो प्राइमरी एक्शन इनका पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म पे, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को रोकती है, और सेकेंडरी मैकेनिज्म है वो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है, वहां पे सब कोर्टिकल रीजन में ये पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, और दूसरा हाइपोथैलेमस के अंदर जो अपना बॉडी टेम्परेचर रिसेप्टर है उस पर एक्ट करती है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर आ गई है तो उसको कम किया जा सके। ये और नो। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, समझिएगा, देखिएगा पेरिफेरल में पेन मैकेनिज्म इसकी समझाने वाला हूं। देखो जब भी बॉडी में सेल इंजरी होती है, और सेल इंजरी होगी, जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई, तो चोट लगी तो वहां पे क्या होगा? सेल इंजरी होगी, दर्द होगा, ये और नो। बॉडी के अंदर समटाइम्स पूरी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या होगा? पेन भी होगा, दर्द भी होगा, लॉस ऑफ फंक्शन भी होगा। इसके अलावा हीट यानी फीवर भी पर्सन को आ जाएगा, ये सुनो। तो जब भी सेल्यूलर इंजरी होती है, अब सेल की मेम्ब्रेन किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से। तो सेल से बाहर क्या निकलेगा? फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा, ठीक है। तो क्या रिलीज होगा? फॉस्फोलिपिड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड है वो बदल जाएगा 20 कार्बन
फैटी एसिड विच इज नोन एज आर्किडोनिक एसिड। तो ये किस में बदल जाएगा डियर? आर्किडोनिक एसिड में बदल जाएगा अपनी बॉडी के अंदर। तो देखो जब भी अपन को चोट लगेगी, दर्द की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अपन लोग, पेन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही सेल इंजरी होगी फोस्फोलिपिड रिलीज होगा, रिलीज होके वो बदल गया आर्किडोनिक एसिड में। अब ये आर्किडोनिक एसिड है वो बदल जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन में। किस में बदल जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन को हम लोग प्रिकर्सर ऑफ पेन, प्रिकर्सर ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन बोलते हैं। प्रिकर्सर ऑफ पेन और इन्फ्लामेशन इसे कहा जाता है दोस्तों। लेकिन आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनने की प्रक्रिया में एक एंजाइम काम आता है विच इज साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसे हम लोग कॉक्स-2 या साइक्लोऑक्सीजनेज भी कहते हैं। देखिए शुरुआत में मैंने बताया इन मेडिसिन को हम लोग कॉक्स इनहिबिटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो चीज यहां पे आपको समझ में आ जाएगी। तो आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि पेन के लिए जरूरी है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के लिए जो जरूरी होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, उस साइक्लोऑक्सीजनेज को रोकने वाली मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएसएआईडीज कहते हैं। आगे समझाता हूं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली क्या इफेक्ट डालता है? तो जैसा कि मैंने बोला ये प्रिकर्सर है पेन एंड इन्फ्लामेशन का, तो ये पहली एक्शन तो करता है बॉडी में पेन और इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देता है। दूसरा एक्शन ये क्या करता है? प्लेटलेट्स के द्वारा एक केमिकल रिलीज करवाता है जिसे हम लोग थ्रोम्बोक्सिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थ्रोम्बोक्सिन जो है वो क्या करेगा? प्लेटलेट से निकलेगा जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, आरबीसी से चिपकेगा और आरबीसी को आपस में चिपका करके पर्सन का ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को जो है वो इंक्रीज कर देता है दोस्तों। और तीसरा ये क्या करेगा? मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा जिससे कौन रिलीज होगा? हिस्टामिन रिलीज होगा। और ये हिस्टामिन हमें पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? या सेलुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से बॉडी में एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रोस्टाग्लैंडिन डिफरेंट एक्शन अपनी बॉडी में करेगा जिसकी वजह से बॉडी में पेन एंड इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इन पेन और इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए तो हम क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? एनएसएआईडीज दे रहे हैं। तो अब मान लीजिए किसी पर्सन में ये मैकेनिज्म चल रही है, दर्द हो रहा है कुल मिलाकर के। अब अगर वो उस पर्सन ने एनएसएआईडीज मेडिसिन खाया तो खाने से क्या होगा? या फिर आईवी रूप में या आईएम रूप में, जिस भी रूप में लिया है, लेने से वो मेडिसिन क्या करेगी? कॉक्स-2 को क्या करेगी? इनहिबिट। तो एनएसएआईडी क्या करेगी? एनएसएआईडीज क्या करेगी? इसको इनहिबिट करेगी। किसके फॉर्मेशन को? साइक्लोऑक्सीजनेज के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगी। और यहां पे ये मैकेनिज्म यानी इस एंजाइम को रोक देगी। अब ये एंजाइम को रोकेगी कैसे? जिस जगह पे ये जाके जुड़ेगा उस जगह पे ये मेडिसिन खुद जुड़ जाएगी। तो वहां पे आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आगे की मैकेनिज्म पूरी की पूरी रुक जाएगी। बॉडी से पेन सही हो जाएगा, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर आ रहा था वो ठीक हो जाएगा। और एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, यानी जो 3 इफेक्ट पड़े थे ना, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट और एंटीपायरेटिक इफेक्ट, वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे दोस्तों। यस और नो समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। जो मैंने आपको समझाया है वो चीज है, यानी एनएसएआईडीज क्या करती है? इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बाय ब्लॉकिंग साइक्लोऑक्सीजनेजेस। जैसा आप इनने अभी देखा है कि साइक्लोऑक्सीजनेज को ब्लॉक करके ये मेडिसिन क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को रोक देती है। किससे? आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन। दूसरा कॉक्स जो है फाउंड होता है मेनली सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। हर बॉडी की सेल में मिलेगा। तो जहां पर भी चोट लगेगी, मान लो यहाँ पे उंगली पे चोट लगी तो यहाँ की सेल डैमेज होगी तो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कॉक्स निकलेगा, वो तुरंत आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलेगा, दर्द शुरू हो जाएगा। यस और नो, ये मैकेनिज्म होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, कॉक्स का क्या काम है? तो कॉक्स का क्या काम है? यस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाना। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? एक लिपिड है जो कि अपनी बॉडी में पेन की मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है, स्वेलिंग करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है। ये सभी प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा जो मैंने बताया था कोक्स को इनहिबिट करते हैं, तो मेनली कोक्स बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो अपन ने देखा। इस प्रकार से भी बताता हूं कोक्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के अपनी बॉडी में होते हैं, कोक्स 1, 2 एंड 3। तो जो इन्फ्लामेशन जो कि आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलने वाला है, यानी आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलने वाला है, वो कौन सा होता है? कॉक्स-2 होता है। जबकि कॉक्स-1 और कॉक्स-3 है, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे बात करें, कॉक्स-1 है ये कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम कहलाता है, कॉक्स-2 है वो इंड्यूसिबल कहलाता है और कॉक्स-3 है वो कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाता है। अभी क्यों कहलाता है अभी समझेंगे। लोकेशन की बात करें तो कॉक्स-1 है वो स्टमक के अंदर, किडनी
और प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है। इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, इन सभी के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी है कौन? कॉक्स 1 जरूरी है, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूटिव कहा। ठीक है, कॉक्स 2 है वो इन्फ्लामेशन की साइट पे पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? इंड्यूसिबल है, यानी ये इन्फ्लामेशन को इंड्यूस कर रहा है। यानी कि कुल मिला के बात करें, आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलने को उत्साहित कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। जबकि तीसरा कॉक्स 3 है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, क्योंकि ब्रेन, हार्ट और अओर्टा के नॉर्मल फंक्शन के लिए ये जरूरी होता है। तो अब बात समझिएगा, जब मैं आगे साइड इफेक्ट पढ़ाऊंगा आपको इस टॉपिक के अंदर NSAIDs का साइड इफेक्ट, तो उसमें क्या होगा? NSAIDs ये नहीं पहचानती कि वो कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रही है, 1 को कर रही है या 3 को, वो तीनों को एक साथ इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से बॉडी में साइड इफेक्ट आएंगे। मेनली इनहिबिट किसे करना था? कॉक्स 2 को इनहिबिट करना था, लेकिन NSAIDs क्या करेगी? इसको भी इनहिबिट कर देगी, इसको भी इनहिबिट कर देगी, तो साइड इफेक्ट तो आएंगे। जैसे गैस्ट्रिक अल्सर होगा पर्सन को, ध्यान रखिएगा, किडनी डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी, प्लेटलेट्स की संख्या क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। ब्रेन CNS से रिलेटेड इफेक्ट आएंगे पर्सन को, ठीक है, डिजीनेस, कंफ्यूजन, ऐसे सिम्टम्स आएंगे। हार्ट और अओर्टा से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। आगे मैं साइड इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो देखिएगा, जो साइड इफेक्ट है वो या तो इन ऑर्गन से रिलेटेड है या फिर इन ऑर्गन से रिलेटेड होंगे। देखेगा आगे अपन साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, उस टाइम पे मैं बताऊंगा साइड इफेक्ट क्यों आ रहे हैं। क्योंकि NSAIDs का टारगेट तो कौन था? कॉक्स 2 था, लेकिन NSAIDs ने क्या किया? कॉक्स 1 को भी और कॉक्स 3 को भी क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। इस वजह से बॉडी में साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कॉक्स 1 का जो फंक्शन है वो क्या है? मेनली चूंकि देखो इन्हीं से रिलेटेड फंक्शन होंगे, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करना, यानी अगर NSAIDs खाई तो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कॉक्स 1 को वो क्या कर देगी? रोक देगी। ठीक है, दूसरा प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करना, यानी ब्लड क्लोटिंग में। इसका मतलब NSAID जो पर्सन खा रहा है उसकी ब्लड क्लोटिंग भी स्लो होगी। साइड इफेक्ट में आगे बताऊंगा। इसके अलावा रीनल फंक्शन को भी मेंटेन करने का काम करती है। तो जो पर्सन लॉन्ग टर्म तक NSAIDs को खा रहा है उसके किडनी फंक्शन भी क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे दोस्तों। कॉक्स 2 का क्या काम है? ऑलरेडी बताया मैंने, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, कॉक्स 2 बनाता है, हमने देखा था आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बना कौन रहा था? कॉक्स 2 बना रहा था। तो याद रखिएगा, इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म में स्टार्ट करता है। तो ये अपना टारगेट होता है। कौन? कॉक्स 2 अपना क्या है? टारगेट है। इसके अलावा कॉक्स 3 जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड अओर्टा में अपना रोल प्ले करता है। दोस्तों समझ में आइए बात यहाँ पे। तो कॉक्स 1, 2, 3 टारगेट कौन है? मेन टारगेट ये है, लेकिन ये भी बेचारे दोनों के दोनों रुक जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। चलेगा, अब बात करते हैं नेक्स्ट एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। देखिए 3 इफेक्ट बताए थे, 3A इफेक्ट, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट, एंटी पायरेटिक इफेक्ट और एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो 3A का पहला एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट है, कैसे प्रोड्यूस करेगी? तो पहला जो इसका मैकेनिज्म है वो क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को रोकना, यानी पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म को रोकना। देखिएगा, दे इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन रुक जाएगा। आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन रुक जाएगा, और ये रुक गया तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस रुक गया। आगे बात समझ में। दूसरा बात करते हैं एनाल्जेसिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है मेडिसिन। तो एनाल्जेसिक इफेक्ट 2 तरीके से प्रोड्यूस करती है। पहला तो ये क्या कर रही है? पेरिफेरल प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देगी, जिससे पेन नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन रुक जाएगा। और दूसरा ये क्या करती है दोस्तों? पेन स्टिमुलाई एट सब कोर्टिकल रीजन, CNS में सब कोर्टिकल रीजन में पेन स्टिमुलाई को ये रोक देती है। तो ब्रेन से पेन का सेंसेशन हमें पता है स्टार्ट होता है, वहीं पे इसको रोक देगी ये ड्रग्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से काम करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन को ये रोकती है। तो 2 एक्शन हो गए, पहला तो पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म और दूसरा सब कोर्टिकल रीजन में पेन की स्टिमुलाई को रोक देना। अब तीसरा A जो कि होता है एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करना। तो इसको भी 2 तरीके से ये कम करती है। पहला पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म को रोक करके, क्योंकि इन्फ्लामेशन में हीट बढ़ती है यानी फीवर भी आता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। दूसरा क्या करती है? हाइपोथैलेमस में, दूसरा क्या करेगी? हाइपोथैलेमस के अंदर यस इंटरल्यूकिन्स के फॉर्मेशन को रोकती है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस हमें पता है सेंटर फॉर थर्मल रेगुलेशन होता है। हाइपोथैलेमस की वजह से बहुत सारे काम है, लेकिन हीट का सेंटर भी कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में मिलता है। तो इससे क्या होगा? ब्लड वेसल में वेजोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो हीट लॉस है वो क्या हो जाएगा?
रुक जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से एंटीपायरेटिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल या क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID ड्रग्स। तो इनको हम लोग मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आती है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरी सेमी सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, तीसरी सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और चौथी पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी। तो अब याद रखिएगा, सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर जो मेडिसिन होती है दोस्तों, वो इनहिबिट करती है, इनहिबिट ऑल टाइप ऑफ कॉक्स, यानी ऑल टाइप, 3 टाइप बताए थे मैंने 1 2 3, ये तीनों को इनहिबिट कर देगी, इसलिए इनका नाम क्या कर दिया, नॉन सेलेक्टिव। इनको नहीं पता कि कौन से कॉक्स को, टारगेट तो कौन था, कॉक्स 2 था, यस, फर्स्ट सेकंड और कॉक्स 3, टारगेट कौन था, सेकंड था, लेकिन ये फर्स्ट और थर्ड को भी इनहिबिट कर देगी। यानी इन मेडिसिन के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे, याद रखिएगा। सेमी सेलेक्टिव है, वो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी किसको, कॉक्स 2 को, लेकिन क्या करेगी, थोड़ा इनहिबिट, यस याद रखिएगा, यस, समवॉट डिक्रीज कॉक्स 1 एंड कॉक्स 3, समवॉट डिक्रीज, कुछ मात्रा में कॉक्स 1 और 3 को भी कम कर देती है। इसलिए इनके भी साइड इफेक्ट तो होंगे, लेकिन इनकी तुलना में कम होंगे, क्योंकि ये तो प्रॉपर हर कॉक्स को डिक्रीज कर रही है, ये कॉक्स 2 पे ही टारगेट कर रही है, लेकिन कुछ मात्रा में कॉक्स 1 को और 3 को भी डिक्रीज करेगी, इसलिए इनके भी साइड इफेक्ट तो आएंगे दोस्तों, ठीक है। जबकि सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, ये ओनली इनहिबिट करेगी कॉक्स 2 को, यानी इनके सबसे कम साइड इफेक्ट आएंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये केवल कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रही है, कॉक्स 1 और 3 को तो बिल्कुल भी इनहिबिट नहीं करती है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट क्या होंगे, बॉडी में कम होंगे, याद रखिएगा। और तीसरी होती है पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, ये बेसिकली नॉन सेलेक्टिव है, ये बेसिकली क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, लेकिन इनका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कम है, इसलिए इनकी कैटेगरी अलग रख दी। बेसिकली ये जो मेडिसिन पढ़ेंगे वो किस कैटेगरी में आती है, नॉन सेलेक्टिव में ही आती है, यानी ये भी तीनों कॉक्स को क्या करेगी दोस्तों, डिक्रीज करने का काम करेगी, ठीक है। अब देखिएगा इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन का नाम सुना होगा, कीटोप्रोफेन का नाम सुना होगा, ठीक है, केटोरोलॉक हो गया, पायरोक्सिकेम हो गया, मेफिनेमिक एसिड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसके अलावा नेप्रोक्सेन का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये सभी मेडिसिन है, एस्प्रिन जिसे हम लोग एसिटाइल सैलिसाइलेट भी बोलते हैं, ये सभी मेडिसिन NSAIDs है, लेकिन किस कैटेगरी में आती है, नॉन सेलेक्टिव NSAID में आती है, यानी इनके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट भी बॉडी में होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉक्स 1 और 3 को भी इनहिबिट कर रही है। सेमी सेलेक्टिव में कौन कौन सी आती है डियर, तो इसको ट्रिक याद रखिएगा, डीएनए मतलब डाइक्लोफेनेक हो जाएगा, नीमूसलाइड हो जाएगा और एसिलोफेनेक हो जाएगा, डाइक्लोफेनेक, नीमूसलाइड और एसिलोफेनेक, DNA, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जबकि सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में आएगी वो मेडिसिन जिसके लास्ट में एक वर्ड आता है कॉक्सिब, COXIB। तो कॉक्सिब से जैसे सेलेकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, इस तरीके की मेडिसिन यहाँ पे आएगी, सेलेकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, इस तरीके की मेडिसिन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंदर आती है। और वन एंड ओनली एक एग्जांपल आता है इसके अंदर, विच इज पैरासीटामोल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एग्जांपल आता है पैरासीटामोल, जिसे PCM भी बोलते हैं, जिसे हम लोग एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, टाइलिनोल भी बोलते हैं, और एन एसिटाइल पैरा एमिनोफेन, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका क्या नाम है, केमिकल नेम होता दोस्तों। बहुत सारे नेम है पैरासीटामोल के। तो पैरासीटामोल है वो बेसिकली तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, बट इनका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है वो कम होता है, जबकि एंटी पायरेटिव इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जब भी देखिए आप बुखार होती है तो कौन सी मेडिसिन देते हैं अपन, यही मेडिसिन देते हैं दोस्तों। तो फीवर में कौन सी देते हैं, पैरासीटामोल ही देते हैं। बाकी दर्द वगैरह बॉडी में हो रहा है तो इनमें से कुछ मेडिसिन या ये मेडिसिन यहाँ पे यूज करते हैं। अगर किसी पर्सन का लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर CNS में या हार्ट में प्रॉब्लम है, तो ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनके साइड इफेक्ट सबसे कम आते हैं। क्योंकि ये सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है तो इनके साइड इफेक्ट भी क्या होंगे, सबसे कम होंगे। इसलिए इन मेडिसिन को, इनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, प्राइस वाइज देखें तो ये बहुत महंगी मेडिसिन आती है, ठीक है। जबकि ये हमने पता है 1-2 रुपए में ये मेडिसिन मिल जाती है, दर्द तो कम करेगी लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होंगे दोस्तों। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं
एग्जाम्पल्स के बाद में साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो साइड इफेक्ट याद करिए कॉक्स 1 और 3 की वजह से साइड इफेक्ट यहां पे आएंगे। कॉक्स 1 कहां कहां था, जीआई सिस्टम में था, यस और नो, किडनी में था, प्लेटलेट्स में था, तो उनसे रिलेटेड साइड इफेक्ट आएंगे। और कॉक्स 3 था वो कहां था, ब्रेन, आवर्टा, हार्ट, तो उनसे रिलेटेड साइड इफेक्ट आएंगे। तो देखिएगा साइड इफेक्ट की लिस्ट है, गैस्ट्रिक अल्सर, इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट आ रहे हैं जीआई से। डिस्पेप्सिया ये भी जीआई का हो गया, ये सारे के दोनों साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो सीएनएस यानी ब्रेन से रिलेटेड, और ये किडनी से रिलेटेड। तो हमें पता है कॉक्स 1 और 3 की वजह से, कॉक्स 1 और 3 इनहिबिट होने की वजह से ही ये सारे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो इजी है, याद हो जाएंगे आप लोगों को, यस और नो। मोस्ट कॉमन इनका साइड इफेक्ट होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ये सबसे ज्यादा डैमेज करती है, यानी जिस पर्सन को पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर है उनको ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलेगा, ये साइड इफेक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब नहीं लेनी चाहिए मेडिसिन। तो जो जो साइड इफेक्ट बताए, ये कंडीशन अगर किसी पेशेंट को पहले से हो, जैसे किडनी फेलियर पहले से हो, तो ये मेडिसिन नहीं ली जाती है, अवॉइड करी जाती है। या फिर किसी पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर पहले से है तो ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी यूजुअली इनको अवॉइड करते हैं, और 5 साल से छोटे बच्चों को भी बिल्कुल भी नहीं देते हैं दोस्तों। 5 साल से छोटे बच्चे को देना है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, बाकी एस्पिरिन वगैरह नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं वो समझाने वाला हूं, देखिएगा। किसी को हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, प्रेगनेंसी, अस्थमा, या फिर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना, अस्थमा वाले पेशेंट को भी नहीं देना, बच्चों को भी नहीं देना है। क्योंकि बच्चों में अगर 5 साल से छोटा बच्चा, लेस देन 5 ईयर बच्चा है, और उसको अगर एस्पिरिन दे दिया, एस्पिरिन दे दिया, तो एस्पिरिन क्या करेगी, उस बच्चे में रे सिंड्रोम कोज करेगी, रे सिंड्रोम कोज करेगी, याद रखिएगा। एस्पिरिन अगर 5 साल से छोटे बच्चों को दे दिया गया है तो वो बच्चे में क्या कोज करेगी, हिपेटोएन्सेफेलोपैथी, उसका लीवर भी खराब कर देगी और उसके ब्रेन को भी डैमेज कर देगी। तो इसे एक टर्म यूज किया जाता है विच इज नोन एज हिपेटोएन्सेफेलोपैथी, ठीक है, जिसे हम लोग रे सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों में ये कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि बच्चों में अगर एस्पिरिन दिया जाए तो क्या कोज कर सकते हैं, हिपेटोएन्सेफेलोपैथी, लिख लीजिएगा आप लोग, हिपेटोएन्सेफेलोपैथी विच इज ऑल्सो नोन एज रे सिंड्रोम, REYE, रे सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों में बिल्कुल नहीं देना है, प्रेगनेंसी में भी यूजुअली अवॉइड करते हैं, देना है तो पैरासीटामोल सेफ है वो दे सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, लीवर डिजीज है, इनमें भी नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी ये गैस्ट्रिक अल्सर कोज करती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी साइड इफेक्ट मैंने इसके बताए दिए हैं आपको, चलेगा। अब अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट NSAIDs के लॉन्ग टर्म यूज की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। पहला ऑप्शन लीवर टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपरटेंशन या फिर हाइपरग्लाइसेमिया। क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि फार्मेकोलॉजी के सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।